नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस युद्ध के दौरान जो बड़े बड़े देश दावा करते थे कि वो ईरान के दोस्त हैं, जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, ये सब ऐसे में दूरी क्यों बना ली है और क्या हालात इतने बड़े हो चुके हैं, इतने मुश्किल में आ चुके हैं कि परमाणु हमले जैसी चीज़ों पर लोगों की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अमेरिका ने एक परीक्षण किया है और इसके बाद ये सवाल बड़ा बन चुका है। आइए डिटेल से समझेंगे अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान के बड़े सहयोगी रूस और चीन खुलकर उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। रूस और चीन ने ईरान पर हमलों की आलोचना की, लेकिन सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाने की मांग भी की, लेकिन अभी तक ईरान को सैन्य मदद देने से दूरी बनाए रखी है। आपके मन में कई सवाल बन रहे होंगे कि सीधे जंग में कौन कूदना चाहता है और कौन नहीं। तो क्या रसिया सीधे जंग में कूदेगा? क्योंकि रूस और ईरान के बीच करीबी संबंध है और दोनों में 2025 के अंदर रणनीतिक साझेदारी का समझौता भी किया था। क्योंकि यह सैन्य गठजोड़ नहीं है, इसलिए रूस पर ईरान की रक्षा करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। यह फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। रूस फिलहाल सीधे टकराव से बचना चाहता है और खुद को मध्यस्थ की भूमिका में दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की बात करेंगे तो चीन एक ऐसा देश है जो ईरान से तेल खरीदने में एक बड़ा देश होता है, यानी कि चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदारों में से एक है, लेकिन उसके सऊदी और यूएई जैसे अन्य खाड़ी देशों से भी आर्थिक रिश्ते मजबूत हैं। इसलिए चीन किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से बच रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो चीन और रूस दोनों की कोशिश है कि वे ईरान और उसके विरोधी देशों के साथ संतुलन बनाए रखें। अगर ईरान का खुला समर्थन करते हैं तो अन्य साझेदार जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। अगर रूस या चीन सीधे सैन्य मदद देते हैं तो इससे अमेरिका के साथ बड़ा वैश्विक टकराव हो सकता है। अमेरिका नाराज हो जाएगा और फिर बैंड बजा देगा। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की बैंड बजाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे उनका सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उनकी लगाम अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल में तो आए हैं, लेकिन कंट्रोल में आते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होके ईरान से सीधा युद्ध ही कर लिए तो अमेरिका के साथ वैश्विक टकराव बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोनों देश फिलहाल कूटनीतिक बयान तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। रूस ने एक बाइट दी जिसमें कहा कि ईरान ने जंग में हमसे हथियार भेजने का अनुरोध नहीं किया, यानी कि ईरान ने रूस से हथियार मांगे ही नहीं। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में ईरान से कोई मांग नहीं आई है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल अपने हमलों के जरिए अरब देशों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों में अस्थिरता बन जाए और इस्लामिक राष्ट्र आपस में लड़े जाएं, भिड़ जाएं। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि ईरान पर हमलों के बाद भी तनाव कम होने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिम एशिया में सहयोगी देश ईरान के ड्रोन का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद चाहते हैं। उन्होंने कई देशों से इस संभावित सहयोग के बारे में बात की है। जेलेंस्की ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद तभी मिलेगी जब यूक्रेन की अपनी सुरक्षा कमजोर न हो। वहीं चीन के विदेश मामलों की जानकारी रखने वाले यून सुन ने कहा कि जो भी लीडरशिप सामने आएगी चीन उसके साथ काम करने को तैयार है, यानी कि ईरान में जो भी अब वहाँ पे सर्वोच्च होगा चीन उसके साथ काम करेगा, बशर्ते वह तेल के फ्लो को बचाए और साझा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे। अगर इन हितों जो हित हैं इनको खतरा होता है या लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई से होर्मुज स्ट्रेट से तेल शिपमेंट में रुकावट आती है, तभी बीजिंग को किनारे रहने की अपनी जगह पर फिर से सोचना होगा और ज़्यादा जोरदार जवाब देना होगा। आपको बता दें कि आज ही एक अपडेट निकल के आई है कि रसिया के जो तेल भंडार हैं, जो तेल के टैंकर है एक तरह से कहें, जो अरब सागर में यानी कि भारत के आसपास जो टहल रहे हैं समुद्र में, उन्हें 30 दिनों तक अनलिमिटेड खरीदने का कहीं ना कहीं एक ऑफर अमेरिका ने दे दिया। क्योंकि
जो अमेरिका है वो भारत की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। और इस बीच भारत को अब फिर से रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका खुद कर रहा है कि जाइए भाई तेल खरीदिए रूस से। आप सोचिए कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, लगातार टैरिफ लगा रहे थे और आज भी टैरिफ बढ़ा हुआ है, जो 3% से 18% पर जाके टिका हुआ है, 50% कर रहे थे, 250%, 500% की धमकियां दे रहे थे। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप लेटर जारी करके भारत सरकार से कहते हैं कि भैया जाइए रूस से तेल खरीद लीजिए। अभी हमारे पास उतनी क्षमता नहीं कि हम आपको तेल दे पाएँ, क्योंकि ईरान ने इनकी बैंड बजा रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो निकले तो निकले कैसे। इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और इसके बाद से ही अमेरिका के सुर लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि ईरान अब लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लोगों से अपनी सरकार उखाड़ फेंकने की अपील की, तो दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री से तख्ता पलट की जंग मानने से इनकार कर रहे हैं। यही नहीं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी नौसेना की ताकत को लेकर भी अमेरिकी प्रशासन के भीतर ही मतभेद साफ दिखाई देते हैं। इस बीच जंग की आग लेबनान तक पहुंच चुकी है और ईरान में मरने वालों का आंकड़ा हजारों के आसपास पहुंचने वाला है। लगभग 700 से 800 लोगों के मौत के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, यानी कि लगभग आप माने तो हजारों का आंकड़ा हो चुका होगा, वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जिसमें पहले दिन स्कूल पर हुई बमबारी में मारी गई 165 बच्चियां शामिल हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को भी मारा गया था। जंग शुरू करते समय ट्रंप ने ईरानियों से कहा कि अपनी सरकार पर कब्जा कर लो। यह साफ तौर पर तख्ता पलट यानी वहां पे अपनी सत्ता को स्थापित करना था। लेकिन कुछ ही समय बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यह तख्ता पलट के लिए छेड़ी गई जंग नहीं है। इस बात को समझिए। और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने फिर पलटते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान का अगला नेता चुनने में शामिल होना चाहिए। इस विरोधाभास ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका का असली मकसद है क्या। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था, इसलिए हमला जरूरी था। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले साल जून 2025 में खुद ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मिटा दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA कहते हैं, कि प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने के कोई सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री हेगसेथ ने सीना ठोककर कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना नहीं बची है। लेकिन उसी दिन अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने कहा कि अमेरिकी सेना अगले 24 से 48 घंटों तक ईरानी नौसेना पर हमले जारी रखेगी। तो भैया जब ईरानी नौसेना है ही नहीं तो ये हमले किस पे किए जा रहे हैं? अगर नौसेना खत्म हो गई थी तो हमले किस पर होने वाले थे? ये तो भाई इनके दोहरे जो स्टेटमेंट है इससे दुनिया परेशान है। व्हाइट हाउस ने पहले कहा कि ईरान ने परमाणु बातचीत के शर्तें नहीं मानी, इसलिए हमला किया। फिर कहा गया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि इजरायल खुद हमला करने वाला है, इसलिए अमेरिका को शामिल होना पड़ा। वहीं इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें ईरान की ओर से हमले का डर था। यानी कि सब गोलमाल है। जंग के पहले ही दिन ईरान के मिनाफ शहर में एक स्कूल पर हुई बमबारी में हमने बताया कि 165 बच्चियों की मौत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इसे बिल्कुल भयानक बताते हुए जांच की मांग की थी। और ईरानी झंडे में लिपटे छोटे छोटे ताबूतों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को झकझोरती हुई नजर आई थी। यानी कि सब मिला जुला कर आप देखेंगे तो कितना बड़ा सब मामला बढ़ते चला जा रहा है। अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है ये कितने दिनों तक लंबा खिंच सकता है, इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ईरान की अगर हम ताकत को देखें तो ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। ईरान के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 से भी ज़्यादा हैं और कोई भी देश अपने पास मौजूद हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं करता है ताकि दुश्मन अंधेरे में रखा जाए, पता चले उसके पास 20,000 हों और देश और दुनिया को बताया हो कि 2000 हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये जो युद्ध है काफ़ी लंबा खींच सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका ने 30 दिनों की भारत को छूट दी है, ये आम बात नहीं है।
क्योंकि अमेरिका अपनी ही बातों से लगातार पलटते हुए नजर आ रहा है। भारत को मिडिल ईस्ट से बहुत सारा तेल आता है। देश में सिर्फ 25 दिन का कच्चा तेल स्टॉक है और 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता आता है। अगर यहाँ कोई दिक्कत हुई तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए अमेरिका ने यह राहत दी है। अमेरिकी सरकार ने साफ कहा कि हमने रूस के समुद्र में फंसे तेल की बिक्री भारत को जारी रखने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट जारी रखी। अरे मूर्ख, क्या बताएं तुमको। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2022 में रूस यूक्रेन जब जंग शुरू हुआ तो उसके बाद भारत रूस से तेल खरीद रहा था और सारी चीज़ हमने बताया और टैरिफ पर टैरिफ लगाने की बात की गई थी। अब राज्य की रिफाइनरी कंपनियां फिर सक्रिय हो गई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये सब ट्रेडर्स से बात कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी रूसी तेल मिल जाए। तो इन कंपनियों ने पहले ही 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद लिया है और वो तेल अब इनको मिल सकता है। और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे HPCL है, MRPL है, ने नवंबर के बाद पहली बार रूसी तेल की डिलीवरी लेने की तैयारी की है। ट्रेडर्स अब मार्च और अप्रैल की शुरुआत में आने वाले रूसी यूराल्स क्रूड को ब्रेंट से $4-5 प्रति बैरल महंगा बेच रहे हैं। फरवरी में यही तेल ब्रेंट से $13 सस्ता था। यानी कि तेल अब महंगे हो रहे हैं और तेल के दाम दुनिया में बढ़ने वाले भी हो सकते हैं। चलते चलते हम थोड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको करा दें कि ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 7वां दिन है। बीते 6 दिनों में बड़ी घटनाएं घटी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि खामनेई के बाद ईरान का नया नेता चुनने में उनकी डायरेक्ट भूमिका रहेगी। दूसरी तरफ भारत ने खामनेई के निधन पर शोक जताया। साथ ही विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से मुलाकात भी की। फिलहाल रूस ने यूरोप को चेताया है कि अगर ईरान युद्ध जल्द खत्म नहीं होता तो वह गैस सप्लाई रोक देगा। और आपको बता दें कि एक बड़ी घटना घटी है। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत डुबोए जाने के बाद यह दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी थी और सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद बताया है। और इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत भी हुई है। इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है और इजरायल की ओर से कहा गया है कि खामनेई के ठिकानों पर 50 फाइटर जेट्स ने बमबारी की थी। ये आज की अपडेट्स है। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किए हैं और तेल अवीव में कई धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है और तेल अवीव में अब भी सायरन बज रहे हैं। इजरायल एयर डिफेंस के मुताबिक कई मिसाइलें तेल अवीव की ओर आ रही हैं। ईरान की सेना ने इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा भी किया है। ईरानी सेना IRGC ने इजरायल पर खुर्रम शाह R4 खैबर और फतह मिसाइल से हमले का दावा किया है। IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 22वीं वेव शुरू हो गई है। हमने इजरायल के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट है। इसी के तहत अमेरिका ने चीन, भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की और ताइवान को ईरानी कच्चे तेल की खरीद में कमी करने के आधार पर प्रतिबंधों से भी छूट दे दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसके बीच ईरान ने इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला किया है और ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण में खुर्रम शाह 4 नाम की भारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और ये मिसाइलें आज सुबह से ही तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स के 27 स्क्वाड्रन बेस को निशाना बनाकर लॉन्च की गई थी। IRGC के मुताबिक इन मिसाइलों में करीब 1 टन वजन का वारहेड लगा हुआ था। इन्हें या हसन इब्न अली कोड नेम के तहत दावा किया गया है कि मिसाइलें अटैक ड्रोन के साथ आगे बढ़ी और इजरायल के 7 परतों वाली एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर अपने टारगेट तक पहुंची। ईरान का कहना है कि इससे पहले ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 18वें चरण में बहरीन, UAE और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया था। IRGC के बयान में दावा किया गया है कि हमलों के बाद अमेरिकी सैनिक अपने बेस छोड़कर होटलों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। ईरानी सेना ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना अब फारस की खाड़ी के देशों में आम नागरिकों की इमारतों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि IRGC का कहना है कि उसकी खुफिया एजेंसियां लगातार नजर रखे हुए हैं और ईरानी सैनिक अमेरिकी ठिकानों की गतिविधियों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। वहीं इजरायल डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि कुछ ही देर पहले ईरान की ओर से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं और खतरे को देखते हुए इजरायल के डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए सक्रिय कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज भारत
आज से 8 भारतीय शहरों के लिए फ़्लाइट फिर से शुरू करेगा एतिहाद एयरवेज। तो 19 मार्च तक अबू धाबी और 8 भारतीय डेस्टिनेशन के बीच अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा एतिहाद एयरवेज, जिससे भारतीय यात्रियों और मिडिल ईस्ट में फंसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एयरलाइन अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और कोलकाता के लिए सर्विस चलाएगी, क्योंकि यह बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच धीरे धीरे कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश हो रही है। और ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और भी बहुत सारी घटनाएँ हैं, और जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, जानना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।